हेलो वेलकम टू द स्वाध्याय एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के सर्कुलर के बारे में। आरबीआई ने 8 जून को एक सर्कुलर निकाला। इस सर्कुलर में यह बोला गया कि अब बैंक्स को जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ताकि जितना भी आपका ड्यूस निकल सकता है आप निकालिए और केस को क्लोज कीजिए, रफा दफा कीजिए, और जितना आप निकाल सकते हो उतना आप निकाल लीजिए। पर यहाँ पर एक राइडर ये भी रखा गया है कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी वो चलती रहेंगी, उस पर कोई रुकावट नहीं होगी। बट इसी को लेके जो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री है, जो पूरी यूनियंस हैं और कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये जो पूरा सर्कुलर है ये गलत सर्कुलर है और ये गलत मैसेज जाएगा पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी खतरनाक होगा। ये हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, जो पूरे डिपॉजिटर्स के फेथ पे चलती है, उसको भी काफी नुकसान होगा। तो आरबीआई को ऐसे सर्कुलर पर रोक लगानी चाहिए, इस पर स्टे लगाना चाहिए। तो पहले हम पूरे सर्कुलर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर सर्कुलर है क्या। बेसिकली सर्कुलर का नाम है फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स एंड टेक्निकल राइट ऑफ्स। तो इस कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट में होगा क्या कि जो बैंक्स होगी वो एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट करेगी विलफुल डिफॉल्टर के साथ में जिन्होंने फ्रॉड किया है। मतलब ये विलफुल डिफॉल्टर्स वो होते हैं जिन्होंने बैंक्स का लोन तो लिया है कोई इंडस्ट्रियल अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए, बिजनेस के लिए, बट उन्होंने उस लोन को डाइवर्ट किया है, उसको अपने दूसरे कामों में यूज किया है, या इलीगली उस पूरे मनी का अपने पर्सनल यूज के लिए किया है। इस वजह से वो जो लोन था वो डिफॉल्ट कर गया। तो इसे ही विलफुल डिफॉल्टर्स माना जाता है और इसे फ्रॉड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के जरिए आरबीआई का ऐसा मानना है कि बैंक्स को एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट करना चाहिए बोरोवर्स के साथ में, ताकि जितना वो दे सकते हैं उनसे फुल एंड फाइनल कलेक्ट कर लीजिए और उस पूरे बेड लोन को राइट ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे राइट ऑफ और वेवर ऑफ। राइट ऑफ में क्या होता है बेसिकली कि जो लोन होता है बैंक्स का वो अब एसेट की कैटेगरी में नहीं रहता है। मतलब अब ये जो एसेट है ये बैंक्स को अब कोई इनकम नहीं दे रहा है, बल्कि ये स्ट्रेस हो चुका है और एनपीए हो चुका है। बट वेवर ऑफ में क्या होता है कि अब बैंक को पूरा यकीन है कि ये पैसा कभी वापस नहीं आने वाला, तो वो अपनी जो बुक होती है लोन बुक उसी से उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। और यहाँ पर जो विलफुल डिफॉल्टर के साथ में जो एग्रीमेंट होगा उसमें ये जो पूरे लोन्स होंगे वो वेव ऑफ हो जाएंगे। यही पूरी चिंता की बात है, क्योंकि जब भी इसका कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होते हैं तो इससे बैंक्स को हजारों करोड़ों का हेयर कट देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान बैंक्स को होता है। अब आपने किसी को 1000 करोड़ दिए हैं और बदले में आपको सिर्फ 10 करोड़ रुपए वापस मिल रहे हैं, तो इससे सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा? बैंक्स को होगा। और जब बैंक्स को लॉस होता है तो किसको होगा? डिपॉजिटर्स को लॉस होगा। और उस जो बैंक्स को हम जो बेल आउट करते हैं उससे टैक्स पेयर के पैसे भी वेस्ट होंगे। तो दोनों ही तरीके से नुकसान तो पब्लिक का ही होगा और इकोनॉमी का होगा। विलफुल डिफॉल्टर्स की क्या डेफिनेशन दी आरबीआई ने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग विलफुल डिफॉल्टर्स वो होता है जो बैंक से पैसा तो लेता है बट उसके रीपेमेंट में वो डिफॉल्ट कर जाता है, जबकि उसके पास में कैपेसिटी होती है वो पेमेंट करने की। तो यहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर सही होते हैं कि उन्होंने लोन लिया, वो लोन को रीपेमेंट करने की उनकी कैपेसिटी होती है, उनके पास पैसे होते हैं, फिर भी वो पैसे नहीं देते हैं। जैसे कि मेहुल चोकसी, विजय माल्या, इन सब ने विलफुल डिफॉल्टर्स की कैटेगरी में रखा गया क्योंकि इनके पास पैसे थे देने के लिए, पर इन्होंने उस लोन को नहीं चुकाया। अगर हम आरबीआई के डाटा की बात करें तो टोटल 15,778 ऐसे लोग हैं जिन्हें आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्ट के अकाउंट में रखा है, जिनका टोटल अमाउंट होता है 3,40,570 करोड़। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। टोटल 9.6 लाख करोड़ हमारा एनपीए है, उसमें विलफुल डिफॉल्टर्स ही 3,40,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो विलफुल डिफॉल्टर्स का है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। और सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हुआ है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में हुआ है, जिसके पास में 1,883 विलफुल डिफॉल्टर्स के अकाउंट हैं, जिसमें से 79,000 करोड़ की जो अमाउंट है वो विलफुल डिफॉल्टर्स के अकाउंट में गई है। उसके बाद में पीएनबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नंबर आता है। मतलब पब्लिक सेक्टर्स बैंक को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि पूरे विलफुल डिफॉल्टर जितने भी है उन्होंने 85% जो लोन लिए होते हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक से लिए होते हैं, जिनको बेल आउट गवर्नमेंट देती है, और जो बेल आउट का पैसा आता है वो टैक्स से आता है। अब यहाँ पे आरबीआई ने कहा क्या है? बेसिकली आरबीआई ने यह बोला है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होगा या टेक्निकल राइट ऑफ होगा, इसमें हम जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी उसको हम बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट होगी होगी, क्योंकि वो विलफुल डिफॉल्टर से उसने बैंक का फ्रॉड किया है, तो उसे कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा और लॉ के अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट बनती है वो उसे दी जाएगी। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि आरबीआई ने यहाँ पे 12 मंथ का कूल ऑफ पीरियड भी दिया है। इसका मतलब यह है कि जो बैंक्स होंगी वो 12 महीने तक किसी भी विलफुल डिफॉल्टर के साथ में फिर से कोई फ्रेश लोन का एग्रीमेंट नहीं करेगी। इसका मतलब ये कि 12 महीने बाद आप वापस से मेहुल चौक से विजय माल्या जैसे को लोन दे सकते हो। इसका मतलब मोरल हेजार्ड हो गया कि आप जो जेन्युइन बोरोवर्स होते हैं बैंक्स के, वो अपना जो लोन रीपेमेंट कर रहे हैं टाइमली, तो उनके लिए तो ये इनजस्टिस हो गया
क्योंकि वो तो अपना टाइम से अपना ईएमआई भरते हैं। बट यहाँ पर बैंक्स क्या होती है कि उनके विलफुल डिफॉल्टर्स को पैसे दिए, पैसे डूब भी गए और 12 महीना फिर से उनको लोन दिया जा रहा है। तो इसी प्रोविजन का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है बैंकिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा। अब ये एक तरीके का पॉलिसी रिवर्सल देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आरबीआई का जो 2019 में जो सर्कुलेशन था उसमें प्रूडेंट फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट, यहाँ पर साफ साफ मेंशन था कि कोई भी फ्रॉड, मेलफिजेंस या विलफुल डिफॉल्टर जिसने लोन लेके पैसे नहीं दिए हैं, जिसके पास कैपेसिटी थी पैसे चुकाने की, उनको वापस से उनके लोन को रिस्ट्रक्चर नहीं किया जाएगा, ना ही उनको फ्रेश लोन दिया जाएगा। अब ऐसे विलफुल डिफॉल्टर के साथ में अब आप कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करोगे तो जो पब्लिक ट्रस्ट होगा वो इरोड कर जाएगा बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि जो डिपॉजिटर्स के पैसे ही लोन में दिए जाते हैं। अब जब डिपॉजिटर्स को ही भरोसा नहीं होगा अपने बैंक के ऊपर, तो वो क्यों अपने डिपॉजिट रखेंगे? और दूसरा, ये जो सेटलमेंट होते हैं ये बैंक्स और कॉर्पोरेट इसका मिसयूज करते हैं। बैंक्स जो अपने एनपीए अकाउंट को अपने लोन बुक से हटाने के लिए ऐसे सेटलमेंट कर लेती है ताकि उसको कम से कम लॉस दिखाना पड़े। और दूसरा, जो कॉर्पोरेट होती है वो फ्रेश लोन लेके अपने दूसरे लोन को फिर से एवरग्रीन कर देती है। मतलब आपको एक लोन दिया गया, वो लोन डूब गया, तो उस लोन को निकालने के लिए फिर से आपको एक लोन दे दिया गया। इसे एवरग्रीनिंग कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। हालांकि इसको काउंटर करने के लिए आईबीसी आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में, बट इसका जो रिकवरी रेट है वो बहुत पुअर है। 36% जो है वो आईबीसी रिकवर कर पाती है, उसके बाद पूरा हेयरकट कर दिया जाता है, मतलब वेव ऑफ हो जाता है इसके बाद का अमाउंट। अब ये डेट्रीमेंटल स्टेप क्यों मानते हैं इसको? क्योंकि ये जो पूरा कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होगा इससे हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री की इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचेगा। बैंकिंग इंटीग्रिटी क्या होती है कि आपने कुछ लोन दिया है तो आपको लोन रिकवर भी करना है, क्योंकि वो पैसा आपका नहीं है, वो डिपॉजिटर का पैसा है। और पैसे डूबने के बाद में जो आपको डिपॉजिट दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो भी टैक्स पेयर के पैसे से दिया जाता है। तो आप बैंकिंग इंडस्ट्री की इंटीग्रिटी को ऐसे वायलेट नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि मॉरल हैजार्ड हो जाएगा कि आप जो ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनको आप रिवॉर्ड कर रहे हो कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आपने विलफुल डिफॉल्टर कर दिया, हम आपको फिर से लोन दे देंगे 12 महीने बाद। और जो ऑनेस्ट बोरोवर होते हैं उनके लिए गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि उनके साथ तो इनजस्टिस हो गया। क्योंकि वो तो अपना टाइमली अपना जो लोन का जो ईएमआई होती है वो देते हैं, और अगर नहीं दे पाते हैं तो उनका जो भी अंडरलाइन प्रॉपर्टी होती है वो आप नीलाम करके वसूल लेते हो। तो ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी दोनों के अगेंस्ट है। तो ये जो पूरा टॉपिक होगा वो एथिक्स में आप डायरेक्टली कोट कर सकते हो, एथिक्स के एग्जाम्पल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यहाँ पे मिसयूज हुआ है, यहाँ पर जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको इरोड किया गया है। और दूसरी बात, जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो उस पर काफ़ी हद तक हमारी इकोनॉमी चलती है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोन देते हैं तभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैन्युफैक्चर करता है, सर्विस इंडस्ट्री लोन लेती है, एग्रीकल्चर जो फार्मर्स वो लोन लेते हैं। तो अगर ये बैंक्स को प्रॉब्लम आएगी तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नुकसान होगा, इससे हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लॉस बैंक को होगा बैंक्स कम लोन देगी और हमारी इकोनॉमी ग्रो करने में उनको दिक्कत आएगी। तो इस वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। ऐसे ही हो करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वाध्याय एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।